जय हिंद, नमस्कार। मेरे सभी साथियों, वर्ग 2 की तैयारी करने वाले विज्ञान विषय के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए आज हम विज्ञान विषय की इस एमपीटेड वर्ग 2 की अगली वीडियो को देखते हैं। हम रिवीजन प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे जिस पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, पाचन तंत्र चल रहा था, जिसके प्रश्नों को हम आज देखेंगे। कुछ प्रश्न हमने लगाए थे, कुछ आज हम और देखेंगे और समझेंगे उन प्रश्नों के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बढ़िया चीज़ें देखेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो में अंत तक और देखिए हर प्रश्न, और आप लगाइए, फिर मुझे लास्ट में बताना कमेंट के माध्यम से किसके कितने प्रश्न सही थे। आइए एक एक प्रश्न देखेंगे और उसका विस्तार समझेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए कथन वाले प्रश्न आजकल बहुत आते हैं। ये कथन और कारण वाले ये प्रश्न आजकल लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, करते रहना चाहिए। तो ये है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। ये अभिकथन इसका है। कारण आर क्या है? मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए इसका जो अभिकथन है वो कह रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। ठीक है, अच्छी बात है, असक्षम है, बिल्कुल सही बात है। ये बात हम बिल्कुल सही मानते हैं आपकी कि ये मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। इसका कारण क्या है? मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। क्या डाइजेस्टेज रहता है या नहीं रहता है, इसको हम समझते हैं। अब देखिए इसका जो हम पहला देखेंगे ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखिए इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। ये दोनों ऑप्शन अभी हटा देते हैं। हमें इस दो ऑप्शन में थोड़ा सा समझना है इसको। देखिए मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर में सेलुलेज नाम का एक एंजाइम नहीं पाया जाता है जो कि सेलुलोज का पाचन करता है। इसीलिए मनुष्य घास या पत्तियों जैसे पदार्थों को पचा ही नहीं सकता। मतलब कथन ए जो कहता है, ये कथन ए तो सही है, तो कथन ए दोनों सही हैं। मतलब ए तो सही है, ए सही है, ये भी सही हो सकता है, ये गलत है, ये हमारा अभी हाल में गलत हो जाएगा। हमारा ये वाला एक ही गलत होगा अभी। बाकी लगभग हम 3 को सही मानकर चलते हैं। अभी हाल में 3 को क्या करते हैं, हम सही मानकर चलते हैं। डिलीट कहाँ गया? डिलीट ये है। अभी वर्तमान में हम 1 को गलत मान के चलते हैं क्योंकि ए हमारा लगभग सही है। दोनों सही, देखो इसमें ए सही है तो तीनों अभी हाल में सही है। अब देखिए जो मानव लार होती है, जो हमारा लार होता है, वहाँ डाइजेस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें रहता है डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। बिल्कुल सही बात है, ये विद्यमान रहता है डाइजेस्टेज। और डाइजेस्टेज क्या काम करता है ये आप समझ लीजिए कि ये स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को, ये डाइजेस्टेज जो होता है ये स्टार्च को कल मैंने बताया था या पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को किस में तोड़ता है? जो डाइजेस्टेज है स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। कौन सा एंजाइम? डाइजेस्टेज एंजाइम। तो हमारे दोनों कारण आर भी सही है और अभिकथन ए भी सही है, तो दोनों सही है। मतलब आर गलत है, ये वाला भी हमारा गलत हो गया। इन दोनों में से एक सही है। लेकिन अब देखिए क्या ये जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं? तो ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेलुलोज पचाने के लिए डाइजेस्टेज का कोई रोल नहीं है, इसलिए ए सही इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो जो हमारा सही उत्तर होगा, दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये इस प्रकार के प्रश्नों को समझना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और आजकल अधिकतर इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ रहता है? शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, देखिए जब मानव शरीर में जो भी उपापचय क्रियाएं होती हैं तो उसका जो मुख्य अंग है कहाँ पर होती है? वो होती है लीवर में। जब हम कुछ खाते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया खा लीजिए, मान लीजिए हमने आज लस्सी भी पी लिया, आइसक्रीम भी खा लिया और बढ़िया बर्फ़ी भी खा ली, खोआ की, और इसके बाद
फ्रूट्स भी खा लिए और भी कुछ लपेट दिया, जैसे हम शादी वादी में गए तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें लपेट दी। अब हमने लपेट दी भोजन, अच्छा जब लपेट दिया शरीर को उतनी आवश्यकता नहीं है, तो जो ग्लूकोज होगा वो कहाँ रहेगा भाई। शरीर में जब भोजन जाएगा तो उससे ग्लूकोज तो बनेगा बनेगा, लेकिन ग्लूकोज को ज़रूरत ही नहीं है। हमारे ग्लूकोज को मान लीजिए 3 kg ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज की ज़रूरत है, और हमने आज भोजन कितना लपेट दिया, 12 ग्लूकोज के बराबर। तो ये जो 9 बचेगा ये कहाँ जाएगा भाई साहब, इसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो वो कहाँ पे भंडारित होता है वो भाई साहब हमारा होता है, वो हमारा जो अतिरिक्त होता है वो होता है हमारा लीवर में जमा, और लीवर उसको जमा कर लेता है। इसके बाद जमा होता है हमारी मांसपेशियों में। कहाँ जमा होता है, हमारी मांसपेशियों में। और यही लीवर अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसको बाद में जब हमें ज़रूरत होती है तो वो दे भी देता है। जब अधिक होता है तो ये कह देता है लाओ मेरे पास रख दो, मैं सुरक्षित रखे रहूँगा, मैं यूज नहीं करूँगा। तो जब ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है तो क्या हो जाता है, तो ये रख लेता है। देखिए जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा होती है तो इंसुलिन हार्मोन की मदद से, किसकी मदद से, इंसुलिन हार्मोन की मदद से यकृत इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसकी मदद से, इंसुलिन हार्मोन की मदद से। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जब शरीर को आवश्यकता हुई कि यार ये जो ग्लूकोज इकट्ठा है इसकी आवश्यकता है, हम व्रत हैं, कहीं पे भूखे हैं, तो यही जो स्टोर रहता है ग्लूकोज, यही ग्लूकोज वापस ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूटकर रक्त में मिल जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में ग्लाइकोजन मांसपेशियों में भी रहता है, वो मैंने बता दिया है। तो ये जो किससे, इंसुलिन, एक शब्द आया इंसुलिन, इंसुलिन शब्द आया। अब देखिए इंसुलिन क्या है, आप बताइए इंसुलिन क्या है। इंसुलिन शब्द आया, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। और ये कहाँ बनता है, ये हमारे शरीर की किस ग्रंथि में बनता है इंसुलिन, ये बनाता है हमारा पेनक्रियाज जो ग्रंथि होती है वहाँ पर इंसुलिन बनता है, या अग्न्याशय में बनता है। कहाँ बनता है, अग्न्याशय। और यही आजकल सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, अग्न्याशय। हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, अग्न्याशय काम करना बंद कर देता है और इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है, शुगर नाम की एक भयानक दैत्य जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। शुगर नाम का, ये डायबिटीज़ नाम का एक भयानक दैत्य हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वो हमारे शरीर की, हमारी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर देता है। क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है। अग्न्याशय ग्रंथि में क्या होता है, अग्न्याशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन बनता है। पित्त में क्या होता है, पित्त ग्रंथि में क्या होता है, देखिए ये हरा पीला रंग का पित्त जो होता है ये हरा पीला रंग का रहता है, और यकृत द्वारा ही ये पित्तरस बाइल जूस निकलता है, और ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। अमाशय कोई ग्रंथि नहीं है, अमाशय में भोजन इकट्ठा होता है, और यहाँ पाचन भी कुछ होता है। यहाँ पे HCl अम्ल रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, 10 दिनों से अधिक तक आप उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने बताया था कि व्रत रहेंगे तो लीवर क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन उसने जमा करके रखा है वो आपको वापस दे देगा। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज स्तर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब भूखे हैं खाना ही नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज कहाँ से बढ़ जाएगा। लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, ये कुछ भी सही नहीं है। जो सही उत्तर है वो है हमारा क्या, कि हमारे लीवर में ग्लूकोज का मात्रा कम हो जाता है, क्योंकि वह ग्लूकोज शरीर को देने लगता है। जब शरीर बोलता है कि भैया हमको भूख लगी है, हमको कुछ चाहिए, तो ये ग्लूकोज कहता है चलिए हम देते हैं। देखिए यकृत, आइए हम समझ लेते हैं यकृत कैसा होता है। लीवर को हम समझते हैं, LIV, लीवर को समझते हैं, लीवर कैसा होता है। देखिए मानव शरीर में लीवर कैसा होता है इसको देखते हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी ये देख सकते हैं, ये बड़ी आसानी से निकल आता है। जैसे हम अपने इसमें निकाल रहे हैं, आप भी अपने मोबाइल में निकाल सकते हैं। ये है आपका लीवर, देखिए ये कटा हुआ है लेफ़्ट लोब, ये कटा हुआ, ये जो एरिया दिख रहा है
ये हमारा क्या है, ये लीवर है, ये क्या है हमारा लीवर है। और इसमें बाइल जूस निकलता है, क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। अंदर चलना हो इसकी तो अंदर भी चल सकते हैं, देखिए है क्या व्यवस्था अंदर जाने की, नहीं इसमें अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है। चलिए तो ये हमारा क्या है, आपको लीवर शायद समझ में आ गया होगा अब। ये है हमारा लीवर। ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। देखिए अलग अलग अंग यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये लिगामेंट हैं, ये लेफ्ट लोब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लीवर देख लिया। यकृत में एवं मांस, देखिए चलिए एक बार आपको पूरा पाचन तंत्र दिखाते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाते हैं इसके, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा इंग्लिश में बोलना था, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए कोई बात नहीं, ये है पाचन तंत्र आपका पूरा। ये आपका क्या है, ये पूरा पाचन तंत्र है। ये देखिए यहाँ से मुंह से शुरू होता है पाचन आपका, और कहाँ तक जाता है, ये ग्रसनी से होकर ये मुंह है। मुंह का आकार भी हम दिखाएंगे। देखिए अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से तो हम लाल ग्रंथियाँ यहाँ पे होती हैं, लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं उनको भी दिखाएंगे। इसमें पेन है क्या, हाँ जी इसमें भी पेन है जी। ये देखिए यहाँ पे लाल ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ लाल ग्रंथि, पीछे साइड भी होती है लाल ग्रंथि। तो ये अमाशय है, देखिए अमाशय अभी हमने पढ़ा था। ये है अमाशय आपका। अमाशय कौन है सर, ये अमाशय है सर। ये लीवर है सर। ये छोटी आंत है सर, ये बड़ी आंत है। तो ये बड़ी आंत है। चलिए ये पाचन तंत्र लगभग आपने देख लिया। इसको हम विस्तार से किसी दिन पढ़ेंगे। अगर आप विस्तार से इसको समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए कि मैं पाचन तंत्र आपको एक एक अंग को विस्तार से समझा दूंगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में जमा होती है यकृत एवं मांसपेशियों में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? आप बताइए किस रूप में जमा होती है। अभी मैंने बताया था ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, देखिए ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ग्लाइकोजन एक सटीक वैज्ञानिक नाम है, ग्लाइकोजन के रूप में ही रहता है। तो किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अभी जो मैंने आपको काली पीली सी एक सुंदर सी ग्रंथि दिखाई थी, वही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसका वजन लगभग 1.5 किलो के लगभग होता है। और ये एक बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइन ग्रंथि है। और ये सबसे ज़्यादा काम करती है हमारे शरीर में। कौन, लीवर। अग्नाशय क्या होता है? पेनक्रियाज। अगर आप देखना चाहें तो मैं पेनक्रियाज दिखा सकता हूँ। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये मिश्रित ग्रंथि है। चलिए आइए पेनक्रियाज को दिखाते हैं। गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे डालते हैं। देखिए आप चाहें तो ये वेबसाइट खोल के खुद भी देख सकते हैं हर चीज़। पेनक्रियाज पेनक्रियाज देखिए ये दिख रहा है नीचे पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज ग्रंथि है। पेनक्रियाज ग्रंथि क्या काम करती है? ये मिश्रित ये अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि है। क्या है ये सर? ये सर पेनक्रियाज ग्रंथि है। आप जब हम पढ़ेंगे इसको तो विस्तार से देखेंगे, इसके एक एक अंग को देखेंगे। अग्न्याशय हो गया पेनक्रियाज। अवटु ग्रंथि क्या है? देखिए अवटु ग्रंथि क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अवटु, ये नाम बड़ा विचित्र है और पेपर में यही नाम पूछता है। अगर मैं इसका नाम बता दूंगा तो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे कि क्या है। देखिए इसको इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है। ये क्या है? इसको शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसको कहीं ना कहीं आपने
पढ़ा होगा, ये कहीं ना कहीं समझा होगा, ये जाना होगा। अब टू नहीं जाना होगा, लेकिन पेनक्रियाज जरूर, वो थायराइड जरूर जाना होगा। थायराइड क्या है? थायराइड देखिए गले में के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले के पास पाई जाती है। थायराइड कहाँ पाई जाती है? गले के पास पाई जाती है। थायराइड गले में स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अमाशय तो आप सब जानते ही हैं कि अमाशय क्या है, अमाशय बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम छठवां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, यकृत है। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से पित्त का संचय किस में होता है? अब आपको ये बताना है कि जो पित्त होता है उसका संचय कहाँ होता है। देखिए प्लीहा में तो नहीं होता है, अग्नाशय में नहीं होगा, अपेंडिक्स में नहीं होगा। जब पित्त है तो पित्ताशय में ही संचय होगा। अच्छा, पित्त रस बनता कहाँ है ये बताइए। पित्ताशय क्या होता है कि और पित्तरस यहाँ क्यों इकट्ठा होता है? देखिए पित्ताशय क्या होती है? पित्ताशय एक छोटी सी थैली नुमा आकृति होती है लीवर के जस्ट नीचे। कहो तो हम यहाँ पे पित्ताशय का थोड़ा सा देख लें कि गॉल ब्लैडर क्या है। इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी तो आप लोग को पता ही है पित्ताशय। इंग्लिश में इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, GA गॉल ब्लैडर। देखिए ये है गॉल ब्लैडर, ये जो है, ये जो दिख रही है ये गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर है। रियल कहाँ दिख रही है? हाँ ये है, देखिए। आइए गॉल ब्लैडर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। खुल जा सिमसिम, खुल जा खुल जा। गॉल ब्लैडर खुद कुछ नहीं काम करती है, ये बनाती नहीं है, ये सिर्फ रखती है। देखिए देखिए ये जो दिख रहा है, ये पीले अक्षर से लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको, गॉल ब्लैडर। अरे और पतला किया जाए इसको, अब सही है। ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर। देखिए ये आपको यकृत दिख रहा है। कलर चेंज करेंगे भाई साहब, बिल्कुल करेंगे। ये जो दिख रहा है ये पूरा क्या है? ये यकृत है, लीवर है आपका, ये लीवर लोब। देखिए लीवर एक ऐसा अंग है जिसको अगर यहाँ से काट दिया जाए और किसी को दे दिया जाए तो ये बहुत जल्दी पूरा लीवर बन जाएगा। ये गॉल ब्लैडर यकृत के जस्ट नीचे लटकी हुई होती है। देखिए पेनक्रियाज अलग जगह पे है, पेनक्रियाज का काम अलग है। ये क्या चीज़ है इसको मैं समझाऊंगा। देखिए ये सी आकार का ये क्या चीज़ है, और ये ट्रेल क्या है, ये पेनक्रियाज का काम क्या है, इसका हेड क्या है, ये यहाँ से क्या काम करती है, कैसे जूसेस छोड़ती है, क्या करती है। जब मैं पाचन तंत्र कि ये वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस प्रकार 3D के माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये देखिए पेनक्रियाज, ये सॉरी गॉल ब्लैडर जो है, पित्ताशय जो है, तो ये यकृत में बनता है पित्तरस। कहाँ बनता है? यकृत में। और ये यहाँ पे आता है पित्ताशय में जमा होता है। और ये काम क्या करता है? देखिए यहाँ से एक ये नली दिखी हुई है, यहाँ से क्या छोड़ता है? ये पित्तरस को छोड़ता है। ये मेंटेन करता है कितना कब छोड़ना है। और ये फैट का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन करता है। कौन? पित्तरस। तो पित्ताशय अब समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया भाई? ये तो हटाना पड़ेगा। अरे इसको तो बजाना पड़ेगा। हाँ चलिए, तो पित्तरस का संचय कौन करता है? पित्ताशय करता है। कौन करता है सर? पित्ताशय करता है। प्लीहा क्या होता है? प्लीहा में क्या काम होता है? प्लीहा में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। यहाँ पे आरबीसी मरने जाती हैं। अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय एक पाचक एंजाइम और इंसुलिन बनाता है। अग्न्याशय पेनक्रियाज ग्रंथि मैंने बताया था कि ये क्या बनाता है? इंसुलिन का निर्माण करता है। अपेंडिक्स क्या बताया था मैंने? अपेंडिक्स देखिए, इसको रुकिए 1 मिनट, आरबीसी को थोड़ा छोटा करें। अभी मैं आपको अपेंडिक्स के बारे में बताता हूँ। अभी आपको मैं अपेंडिक्स के बारे में बताता हूँ। ये पढ़ते हैं। आप लोग को बताना है कि मैं किस चीज़ का
चित्र बना रहा हूँ। देखिए, आप अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, ये एक हमारे शरीर में बड़ी आंत है। ये क्या है? बड़ी आंत है। और यहीं पे हमारा अपेंडिक्स होता है। कहाँ पे होता है? बड़ी आंत के किनारे पर ही अपेंडिक्स होता है। ये यहीं पे हमारा अपेंडिक्स होता है। और ये पहले जब हम चारा खाते थे तब यहाँ पे अपेंडिक्स माना जाता था। ये अवशेषी अंग अब हो गया है। तो चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? अभी अभी मैंने बताया है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय में जमा होता है, इकट्ठा होता है। तिल्ली क्या है? तिल्ली को हम बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान है। पित्ताशय की थैली, पित्ताशय की थैली में क्या करते हैं? जमा करता है। क्या होता है? पित्तरस जमा होता है। पेनक्रियाज ग्रंथि क्या है? अब आप मुझे बताइए पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज के बारे में बता दिया था। और ये क्या बनाता है? पेनक्रियाज जूस बनाती है पेनक्रियाज ग्रंथि। यह अग्न्याशयी रस निकालती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? देखिए, पथरी सुना होगा नाम, क्या सुना होगा? पथरी। पथरी दो जगह पे सुना होगा। एक तो सुना होगा किडनी स्टोन। क्या सुना होगा? सब किडनी में पथरी हो गई। क्या हो गई? पथरी। सब बोले, डॉक्टर के पास गए, बोले पथरी हो गई। बोले कहाँ की पथरी हुई है डॉक्टर साहब? बोले किडनी में पथरी हो गई। बोले निकाल दो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि किडनी में तो पथरी है ही नहीं। तो बोले फिर कहाँ है सर? तो बोले गॉल ब्लैडर में है। कहाँ पे है? गॉल ब्लैडर में। पित्ताशय की पथरी। तो पित्ताशय की जो पथरी होती है क्या है, कैसे बनती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर चाहें तो मैं इस पर थोड़ा सा पथरी दिखा दूं क्या गॉल ब्लैडर पे? चलिए, हो गया, बाद में देखेंगे। देखिए, गॉल ब्लैडर में पथरी क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल, हम कोलेस्ट्रॉल जो तेल खाते हैं बहुत, उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, जो वसा खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन नामक एक पदार्थ होता है। क्या होता है? और खाओ मोमोज, और खाओ पिज़्ज़ा, और खाओ बर्गर। उससे जब हम पिज़्ज़ा बर्गर बढ़िया खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में डेली ठूसते हैं, जब डेली हम सूटते हैं इन सब चीज़ों को, तो क्या होता है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। क्या जमा होता है सर? कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन जब इस जमता है, तो इसके जमने से सर क्या होता है? इसके जमने से हमारे क्या होता है? पथरी बनती है। क्या बनती है? पथरी। लेकिन ये कहाँ की पथरी बनती है सर? ये बनती है पेनक्रियाज की। कहाँ की? पेनक्रियाज की पथरी बनती है जब पथरी के कारण पित्त नली ब्लॉक हो जाती है। अभी पथरी, पित्त नली मैंने दिखाई थी, पित्त नली दिखाते हैं अगर हो जमी होगी। चलिए, पित्त नली जब ब्लॉक हो जाती है तब क्या होता है? तो जो पित्त रस है, वाइल जूस है, वो आंत तक, छोटी आंत तक नहीं पहुंच पाता है। अब हमने बताया था कि पित्त रस क्या काम करता है। यहाँ पे अभी आपने ये पे गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर पढ़ा था, गॉल ब्लैडर पढ़ा था। और अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अरे गॉल ब्लैडर तो भाग गया कहीं। हाँ, ये है। देखिए, ये पतली नली, ये पतली नली गॉल ब्लैडर का, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है। हाँ, ये है। ये छोटी आंत में क्या करता है गॉल ब्लैडर? कि छोटी आंत में पित्त रस भेजता है, जो वसा का पाचन करता है गॉल ब्लैडर। तो ये जब उसकी नली ब्लॉक हो जाती है, ये मान लीजिए पेनक्रियाज ग्रंथि है, इसकी नली है, और जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो पित्त रस नहीं पहुँचता है और वो वसा का पाचन नहीं कर पाता है। तो वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में नहीं तोड़ पाता, इस कारण इसको एम्बल्सिफिकेशन पैसे का। देखिए, पित्त के बिना वसा का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे फैट बढ़ता है। तो इस पर क्या होता है कि किसका पाचन प्रभावित होता है? तो इसमें सब पूछा है कि वसा का पाचन प्रभावित होता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? देखिए, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पेप्सिन नामक, पेप्सिन और ट्रिप्सिन करते हैं प्रोटीन का पाचन। जो बचा कुचा होता है वो छोटी आंत में हो जाता है।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर कौन करता है? सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, लार ग्रंथियों से स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन क्या है? देखिए इसका न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा इसका पाचन हो जाता है। तो हमारा काहे का पाचन प्रभावित होगा अगर हमारी पित्ताशय में पथरी हो गई? बसा का सर। बसा हम फिर तेल खाएंगे वो नहीं पचेगा, और इसीलिए जब पित्त की पथरी होती है तेल घी टोटल बंद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इनमें कौन से कथन सही हैं? देखिए इसमें बोर्ड लगाना बंद हो गया है, वो सॉरी मैं लगा नहीं पाया कि 1 और 2 कौन कौन सही है। ये पहला है और ये दूसरा है, ये लिख नहीं पाए। वसीय अम्लों की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में छोटी आंत्र से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इसमें से कौन सा कथन है? पहला या दोनों सही हैं? तो इसके सर दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? देखिए जब अमाशय से अम्लीय भोजन, या जिसमें HCl होता है, क्योंकि अमाशय में HCl होता है, अमाशय में क्या होता है? HCl होता है। तो जब अमाशय से जो अम्लीय भोजन होता है छोटी आंत के पहले हिस्से में पहुंचता है, छोटी आंत के पहले हिस्से को हम ग्रहणी कहते हैं। जब वो ग्रहणी में पहुंचता है तो जो ग्रहणी की दीवारें होती हैं, देखिए यहाँ पे जो ये ग्रहणी है जो C आकार का है, यही ग्रहणी है। जब यहाँ पे पहुँचता है तो इसकी दीवार में सीक्रेटिन नामक हार्मोन छोड़ती हैं। इसकी दीवारें क्या करती हैं? सीक्रेटिन नामक हार्मोन छोड़ती हैं, और ये हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या करता है? अग्नाशय को पाचक रस छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अब पहला तो ये है सीक्रेटिन उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्रहणी से क्या होता है कि सीक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा है वसीय अम्लों की मौजूदगी में की अनुक्रिया के रूप में। इसमें क्या है? देखिए जब भोजन में वसा फैट होता है या फैटी एसिड होते हैं तो छोटी आंत की श्लेष्मा झिल्ली से एंटेरोगेस्ट्रॉन हार्मोन निकलता है। छोटी आंत की श्लेष्मा से क्या निकलता है? श्लेष्मा झिल्ली से एंटेरोगेस्ट्रॉन निकलता है, और यह अमाशय में जठर रस का स्त्राव को रोकता है और पाचन की गति को धीमा करता है ताकि वसा को पचने का पर्याप्त समय मिल सके। तो हमारे पहला और दूसरा दोनों उत्तर सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा, कि इसमें जो पेप्सिन है प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। इसको हम पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से देख चुके हैं, कैसे प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन का निर्माण होता है और वह पुनः अमीनो अम्ल में कैसे टूट जाता है, ये भी हमने समझा था। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? देखिए सूची A को सूची B से जोड़ना है। जिसमें टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है और ऑक्सीटोसिन है। अब इनमें सूची 2 में इनका काम देखना है। टाइलिन क्या करता है? देखिए टाइलिन सबसे पहले लार में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है सर? लार में मौजूद होता है टाइलिन लार में मौजूद होता है। तो ये किसको पचाता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाता है। तो ये तो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो गया। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन देखिए अमाशय में पाया जाता है। अभी बताया कि ये प्रोटीन का पाचन करता है, तो इसका ये प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या है? रेनिन देखिए रेनिन गुर्दे द्वारा स्त्रावित होता है। रेनिन जो रक्त में एंटियोटेसिनोजन होता है कि और जो रेनिन और जो बच्चों में अमाशय में दूध का पाचन करता है। रेनिन किसमें? बच्चों में दूध का पाचन करता है। तो एक तो होता है एंटियोटेंसिनोजन और एंटियोटेंसिन में बदलता है। एंटियोटेंसिनोजन को एंटियोटेंसिन में बदलता है। दूसरा बच्चों के अमाशय में रेनिन दूध का पाचन करता है। तो तीसरे का ये सही होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है?
देखिए ये कहाँ से निकलता है, पहले ये समझ लीजिए, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है सर? ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि से निकलता है ये हार्मोन। और प्रसव के दौरान जो ऑक्सीटोसिन होता है, जो गर्भाशय की स्मूथ मसल्स को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है और दूध स्त्राव में मदद करता है। तो जो मर्सड़ पेशीय होता है, सिकुड़न प्रेरित करता है, यही है कि गर्भाशय की जो पेशियाँ होती हैं उनको सिकुड़ने फैलने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका ये सही है। तो अब उत्तर देखते हैं। टाइलिन 1 का 2, 1 का 2 ये भी है और ये भी है, ठीक है। 2 का 3, 2 का 3 भी है, 2 का 3 है, सही है। पहले सी का पहला है, सी का पहला है, तो हमारा उत्तर सही कौन होगा? ए। हमारा सही उत्तर क्या होगा? अब आप हमें बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हैं और आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, इसमें और क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।